नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोरीजा स्टडी.9 पे। आज हम वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल को समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने वैदिक साहित्य कंप्लीट किया, ठीक है, और वैदिक साहित्य की जानकारी ली, ठीक है, और देखा कि वैदिक सभ्यता थी इसको दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। कंप्लीट वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है और जो ऋग्वैदिक काल है, इतिहासकारों ने इसका बंटवारा दो भागों में किया है वैदिक सभ्यता का, ठीक है। वैदिक सभ्यता का बंटवारा इतिहासकारों ने दो भागों में किया है, ठीक है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की कंप्लीट जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है और यह भी माना गया है कि ऋग्वैदिक काल में केवल ऋग्वेद की रचना हुई थी, ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में बाकी तीनों वेदों की रचना हुई थी। तो जो उत्तर वैदिक काल है इसकी जानकारी हमें बाकी के तीन वेद देते हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद देता है जो विश्व का सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथ है, ठीक है। ऋग्वेद को दुनिया का सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथ माना गया है। तो आज हम ऋग्वैदिक काल, वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल को समझेंगे। इसकी एक एक जानकारी हम लेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन की, ठीक है। ऋग्वैदिक काल के सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक और आर्थिक जीवन की हम जानकारी लेंगे। तो शुरुआत करते हैं सामाजिक जीवन की कि ऋग्वैदिक काल के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था। फर्स्ट पॉइंट है कबीलाई जीवन। जो ऋग्वैदिक आर्य थे, मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का जो निवास स्थान था वो था मध्य एशिया, ठीक है। मैक्स मुलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे और जब ये भारत आए तो इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता, जो कंप्लीट नगरीय सभ्यता थी, उसकी जगह एक ग्रामीण सभ्यता का विकास या ग्रामीण सभ्यता इन्होंने स्थापित की थी, ठीक है। ग्रामीण सभ्यता की स्थापना किसने की थी? आर्यों ने। और इससे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कंप्लीट नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। तो मैक्स मुलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे और ये आए थे चरागाह की तलाश में, ठीक है। जो चरागाह की तलाश में आते हैं उनका जो निवास होता है वो झुग्गी झोपड़ियों में होता है, ठीक है। तो जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो कबीलाई जीवन जीते थे, ठीक है। कबीलों में रहते थे, कबीला बनाकर ये लोग रहते थे और कबीलाई जीवन जीते थे। ऋग्वैदिक समाज कबीलाई समाज था, ठीक है। जो ऋग्वैदिक समाज था ये कबीलाई समाज था। यह समाज जाति पर आधारित न होकर कर्म पर आधारित था, क्योंकि इस समय वर्ण व्यवस्था शुरू हो चुकी थी। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हमें कहां से मिलता है? इसका उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में रचित पुरुष सूक्त से मिलता है, ठीक है। ऋग्वैदिक समय में ही वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी और वर्ण व्यवस्था का हमें कैसे पता चलता है? वर्ण व्यवस्था का पता चलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेखित पुरुष सूक्त से, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट ऋग्वेद चारों वेदों को समझा था और देखा कि ऋग्वेद के हमें 10 मंडल प्राप्त होते हैं। सभी मंडलों में अलग अलग का वर्णन मिलता है, अलग अलग विषयों की जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है और पुरुष सूक्त में बताया गया है कि जो वर्ण व्यवस्था, जो सामाजिक वर्ण व्यवस्था थी वो परम पुरुष के शरीर से उत्पन्न हुई थी। परम पुरुष यानी ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुई थी वर्ण व्यवस्था। जो ब्रह्मा का मुख था उससे पुरोहित, ठीक है, और जो भुजाएं थी उससे क्षत्रिय और जो जंघा थी उससे वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए थे। तो जो पुरोहित हैं, जो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, उनका कार्य उस समय अनुष्ठान करना था। क्षत्रियों का काम युद्ध लड़ना, वैश्यों का काम व्यापार करना और शूद्र का काम इन तीनों वर्णों की सेवा करना। लेकिन यह जो समाज था यह कर्म आधारित था, यानी शूद्र वर्ण में पैदा हुए व्यक्ति में अगर कोई टैलेंट है, यानी वो यज्ञ करवा सकता है, उसको यज्ञ अनुष्ठानों की जानकारी है, तो वो अपना वर्ण बदल सकता था या वो दूसरे वर्ण में जा सकता था, ठीक है। शूद्र वर्ण में जन्मा व्यक्ति अगर उसको ज्ञान होता तो वह अनुष्ठान कर सकता था
और वो पुरोहित वर्ण में जा सकता था। अगर शूद्र वर्ण में जन्मा व्यक्ति शक्तिशाली होता या उसे युद्ध लड़ने का ज्ञान होता तो वो क्षत्रिय वर्ण में जा सकता था। यह जो समाज था यह कंप्लीट कर्म पर आधारित था, ठीक है। लेकिन बाद में जब उत्तर वैदिक समय आता है तो इसमें बहुत से परिवर्तन हो जाते हैं और यह कर्म पर आधारित न होकर वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो जाती है। यानी जो शूद्र वर्ण में पैदा हुआ उसमें कोई भी टैलेंट हो लेकिन वो अपना वर्ण नहीं बदल सकता, और आज इसका खंडन हो रहा है। वर्तमान समय में फिर से जो वर्ण व्यवस्था है इसका खंडन हो रहा है, लेकिन अब भी यह जारी है, ठीक है। उस समय से लेकर इस समय तक वर्ण व्यवस्था कुछ कुछ अब भी जारी है, ठीक है। तो पुरुष सूक्त में क्या उल्लेख मिलता है? पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, लेकिन जो ये ऋग्वैदिक काल था इस समय जो समाज था वो जाति पर आधारित न होकर कर्म पर आधारित था। आगे देखिए, कबीलाई समाज। कबीलाई समाज में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी, ठीक है। जो कबीलाई समाज था इसमें संयुक्त परिवार रहते थे, यानी परिवार जो थे वो संयुक्त थे, ठीक है। इसमें संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी और जो परिवार का मुखिया होता था उसे कुलप कहा जाता था, ठीक है। परिवार के मुखिया को कुलप और परिवार कुल कहलाता था, ठीक है। मान लो परिवार को कुल कहते और मुखिया को कुलप कहा जाता था, ठीक है। कई कुल मिलकर ग्राम का निर्माण करते, ठीक है। कई कुल मिलकर ग्राम का निर्माण करते और कई ग्राम मिलकर विश्व का निर्माण करते और कई विश्व मिलकर जन का निर्माण करते थे, ठीक है। यानी जो ऋग्वैदिक समाज था इसकी सबसे छोटी इकाई कुल, ठीक है। और इसके मुखिया को क्या कहा जाता था? कुलप। कई कुल मिलकर क्या बनाते? ग्राम। और कई ग्राम मिलकर क्या बनाते? विश्व। और कई विश्व मिलकर क्या बनाते? जन, ठीक है। अब आगे देखिए, जो एक कबीलाई समाज था इसमें आपसी संघर्ष होते रहते थे, ठीक है। आपसी संघर्ष होते रहते थे, एक कबीला दूसरे कबीले पर आक्रमण करता रहता था। इसका जो पता है हमें दशराग्य युद्ध से चलता है। दशराग्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध का वर्णन मिलता है और कुछ कबीलों के नाम भी मिलते हैं, जैसे भरत, पुरु, यदु, अनु, तुरवारु, ठीक है। ये कबीलों के नाम मिलते हैं जो बाद में जन बनते हैं और जन से आगे जब फिर हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल में उस समय ये महाजनपद बन जाते हैं, ठीक है। दशराग्य युद्ध है, इसका वर्णन मिलता है हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में। और पिछले वीडियो में हमने इसकी जानकारी भी ली थी कि दशराग्य युद्ध 10 जनों के बीच और विपक्षी था सुदास, ठीक है, राजा सुदास, और 10 जनों के बीच हुआ था परुष्णी नदी के किनारे, जिसका जो आधुनिक नाम है इस नदी का, ठीक है, परुष्णी नदी का आधुनिक नाम रावी। ये युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध ऋग्वैदिक काल में परुष्णी नदी के किनारे यानी रावी नदी के किनारे हुआ था, आर्यों और अनार्यों के बीच। जो आर्य राजा था वो था सुदास और अनार्य थे अन्य 10 जन, जिनके बीच युद्ध हुआ जिसमें सुदास राजा विजयी रहा, ठीक है। अब देखते हैं ऋग्वैदिक सामाजिक आर्यों की प्रमुख संपत्ति क्या थी, ठीक है। ऋग्वैदिक समाज में आर्यों की संपत्ति की प्रमुख इकाई गायें थी, ठीक है। यानी पशुपालन ही इस समय की कंप्लीट संपत्ति थी, ठीक है। गाय को जघन्य यानी न मारा जाने योग्य पशु मानते थे कि गाय को मारना नहीं चाहिए, ये हम आज भी मानते हैं, ठीक है। संपत्ति की प्रमुख इकाई गायें थी, यानी पशुपालन ही इनका प्रमुख व्यवसाय था और गाय को जघन्य यानी न मारा जाने योग्य पशु मानते थे। अब देखते हैं ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। इस समय महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। इस समय महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। महिलाएं यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी, शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, अपनी पसंद का वर चुन सकती थी। यानी ऋग्वैदिक समाज में महिलाओं की स्थिति पुरुषों के समान मानी जाती थी। पुरुषों के समान महिलाएं यज्ञ कार्यों में भाग ले सकती थी, शिक्षा ग्रहण करने का उन्हें अधिकार था, ठीक है। महिलाओं को अपनी पसंद का वर चुनने का भी अधिकार था। इस समय ऋग्वैदिक काल के समय कुछ विदुषी महिलाओं का भी वर्णन हमें
मिलता है, जिनका नाम गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी। ठीक है, ऋग्वेद में गार्गी, मैत्रेयी व कात्यायनी विदुषी महिलाओं का जिक्र भी मिलता है, जो इस समय की शिक्षित महिलाएं थी। ठीक है, इस समय नियोग व पुनर्विवाह भी प्रचलित थे। ठीक है, नियोग यानी जिस किसी महिला का पति मर जाता तो वो महिला उस अपने पति के भाई से यानी छोटे भाई से, देवर से शादी कर सकती थी। ठीक है, और पुनर्विवाह यानी दोबारा विवाह करने की प्रथा भी प्रचलित थी। ठीक है, जो महिलाएं जीवन भर अविवाहित रहती यानी जो महिलाएं जीवन भर शादी नहीं करती थी उसको एमाजू कहा जाता था। ठीक है, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को एमाजू कहा जाता था। और इस समय ऋग्वैदिक काल में व्यापारियों के समूह को पणि कहा जाता था। ठीक है, अब देखते हैं हम राजनीतिक जीवन। ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक जीवन कैसा था, यानी राजनीति में क्या उतार चढ़ाव आते थे इस समय। परिवार को कहा जाता था कुल। ठीक है, और कुल के मुखिया को कुलप कहा जाता था। ठीक है, कई कुल मिलकर किसका निर्माण करते, ग्राम का, और ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। ठीक है, कई ग्राम मिलकर विष बनाते और विष के मुखिया को विषपति कहा जाता था। कई विष मिलकर जन बनाते और जन के मुखिया को राजन कहते थे। ठीक है, इस समय जन जो कंप्लीट कबीले का जो मालिक होता उसे क्या कहते, राजन। अब समझते हैं राजन के संबंध में। ठीक है, अब देखते हैं राजन के संबंध में, यानी राजा के क्या क्या अधिकार थे और वो किस प्रकार अपना जीवन जीता या किस प्रकार कबीले को संभालता था। राजा जो था वो अस्थायी था। ऋग्वैदिक काल में राजा अस्थायी था, यानी जनता उसे चुनती थी, जनता उसे उस समय तक रखती थी जब तक वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता। ठीक है, जब चाहे जनता उसको हटा सकती थी, यानी राजन था वो अस्थायी था। राजा को कर वसूलने का अधिकार नहीं था। राजा कर वसूल अपनी मर्जी से कर नहीं वसूल सकता था। टैक्स लेने का इसको अधिकार नहीं था। ठीक है, इसके अधिकार जो थे वह सीमित थे। राजा के अधिकार सीमित थे, यानी इस समय ऋग्वैदिक काल के समय राजा के अधिकार इतने सीमित थे कि वो अपनी मर्जी से न्याय भी नहीं कर सकता था। ठीक है, कंप्लीट कबीला आकर किसी मुद्दे को सुलझाता था, इसको सुलझाने के लिए कुछ अन्य इसकी मदद करते थे। ठीक है, बलि किसको कहा जाता था, जो ऋग्वैदिक काल में राजन को या राजा को जनता अपनी इच्छा से कर देती थी। ठीक है, ताकि इसका खर्चा चल जाए, उसे क्या कहते थे, बलि। स्वेच्छा से दिया गया कर, अपनी इच्छा से जो कुछ बनता वो राजा को दे देते और इसी से उसका खर्च चलता था। ठीक है, स्वेच्छा से दिया गया कर बलि कहलाता था। अब देखते हैं जो राजा है इसकी सहायता के लिए कुछ परिषदें बनाई गई थी। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए कुछ परिषदें बनाई गई थी। समिति, सभा, विदत और गण। ठीक है, ये 4 संस्थाएं थी या 4 परिषदें थी जो राजा को राजनीति करने या फिर कबीले के शासन को चलाने में मदद करती थी। ठीक है, अब समझते हैं समिति के बारे में। ठीक है, संपूर्ण कबीले की आम सभा, जो समिति थी वो संपूर्ण कबीले की आम सभा थी, आम लोगों की सभा थी, जिसमें गांव के या कबीले के आम लोग भाग लेते थे। आम लोग व महिलाएं भी इसमें सुझाव देती थी। ठीक है, समिति में आम लोग व महिलाएं शामिल होती थी और ये राजा को अपनी अपनी सलाह देते थे। सभा, कबीले के चुनिंदा सदस्यों की परिषद। ठीक है, सभा क्या थी, कबीले के चुनिंदा सदस्यों की परिषद। इसमें केवल कुलीन लोग शामिल होते थे। जो ज्यादा पढ़े लिखे या उच्च वर्ग के जो लोग थे वो इसमें शामिल होते थे। कुलीन की ये सभा थी। ठीक है, इसमें आम लोग भाग नहीं लेते थे, ये केवल कुलीनों की सभा थी जिसमें ज्यादा पढ़े लिखे शामिल होते थे। अब देखते हैं विदत, यह कौन सी संस्था थी, यह भी आम लोगों की सभा थी। ठीक है, जो विदत है वह समिति की तरह आम लोगों की सभा थी। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते थे। ठीक है, इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते थे और इसमें केवल यह तय किया जाता था कि एक कबीला जब दूसरे कबीले पर आक्रमण करता
तो उसको लूट में जो धन हासिल होता उसका बंटवारा किस प्रकार करना है, इसी कारण विदत में लोग शामिल होते थे। ठीक है, विदत का केवल यही काम था कि जो लूट में धन प्राप्त हुआ उसका बंटवारा किस प्रकार करना है। ठीक है, अब देखते हैं गण। यह सभा की तरह इस सभा की तरह कुलीनों की संस्था थी। गण जो है यह सभा की तरह कुलीनों की संस्था थी। इसमें भी केवल कुलीन वर्ग के लोग या कुलीन लोग जो उच्च पढ़े लिखे थे, ठीक है, उच्च वर्ग के लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे थे वो शामिल होते थे। अब देखते हैं राजा की सहायता के लिए कुछ अधिकारी भी चुने जाते थे। ठीक है, राजा की सहायता के लिए कुछ अधिकारी भी थे। राजा की सलाह के लिए कुछ अधिकारी भी थे जिन्हें रत्नीन कहा जाता था। यानी राजा की सहायता करने के लिए कुछ अधिकारी चुने जाते थे जिन्हें रत्नीन कहा जाता था। जो ब्राह्मण थे ये धार्मिक सलाह देते थे। ठीक है, राजा को ब्राह्मण क्या करते थे, धार्मिक सलाह देते थे। पुरुप जो अधिकारी था ये दुर्गपति था। ठीक है, इसको दुर्गपति कहते। ठीक है, दुर्गपति जो दुर्ग की देखरेख करता उसको क्या कहा जाता था, पुरप। ठीक है, और सपस गुप्तचर थे। ठीक है, सपस कौन थे, सपस थे गुप्तचर। ठीक है, जो गुप्तचरों का हेड होता उसे कहते थे सपस। ठीक है, और जो सेना प्रमुख होता उसे कहते सेनानी। ठीक है, सेनानी को सेना प्रमुख या सेना प्रमुख किसको कहते थे, सेनानी को। अब देखते हैं ऋग्वैदिक काल का धार्मिक जीवन। ठीक है, ऋग्वैदिक काल का धार्मिक जीवन, ये बात देख लें कि जो वैदिक सभ्यता है इसमें ऋग्वैदिक काल में जितनी भी जानकारी हमें मिलती है वो मिलती है ऋग्वेद से। तो धार्मिक जीवन की जानकारी भी हमें किससे प्राप्त होती है, ऋग्वेद से। देखिए, इस काल के लोगों के धार्मिक विचार ऋग्वेद के श्लोकों से पता चलते हैं। ठीक है, इस समय के जो धार्मिक विचार यानी इस समय के लोगों के धार्मिक विचार कैसे थे वो किससे पता चलते हैं, ऋग्वेद के श्लोकों से। ठीक है, अब देखते हैं ऋग्वैदिक आर्य धर्म प्रधान थे। ये प्रकृति व देवताओं की पूजा करते थे। ठीक है, इस समय प्रकृति व देवताओं की पूजा होती थी। ऋग्वैदिक आर्यों का बहुदेववाद यानी ज्यादा देवताओं में विश्वास करना, बहुदेववाद में विश्वास था। ये इंद्र, अग्नि, पृथ्वी, सोम, वरुण, सूर्य आदि देवताओं की पूजा करते थे। ठीक है, ये प्रकृति के साथ साथ मान लो प्रकृति के साथ साथ इंद्र, अग्नि, पृथ्वी, सोम, वरुण, सूर्य और भी अन्य देवताओं की पूजा करते थे। ठीक है, इंद्र देवता ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता माने गए। ठीक है, जो ऋग्वैदिक आर्य थे ये इंद्र देवता को प्रमुख देवता मानते थे। इंद्र को पुरंदर यानी किला तोड़ने वाला कहा गया। ठीक है, इंद्र देवता की पूजा शत्रु विनाश के लिए की जाती थी। अग्नि की पूजा मध्यस्थ के रूप में की जाती थी। आज भी अग्नि की पूजा मध्यस्थ के रूप में ही होती है। वर्तमान समय में जब शादी होती है किसी की तो जो मंडप में अग्नि जलाई जाती है ये साक्षी होता है, दोनों के बीच भगवान और हमारे बीच साक्षी का काम कौन करता है, अग्नि। बोलते हैं ना कि हम अग्नि को साक्षी मानकर ये वचन लेते हैं। इसी प्रकार जो अग्नि है उस समय से लेकर आज के समय तक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। ठीक है, ये भी अपनी जो पूजा पाठ होती आज भी यज्ञ हवन में अग्नि को जलाया जाता है। ठीक है, जब हवन करते हैं तो अग्नि में कुछ सामान को अर्पित किया जाता है। उसी प्रकार ये ऋग्वैदिक आर्य भी अग्नि की पूजा करते थे मध्यस्थ के रूप में। यानी पृथ्वी एवं स्वर्ग का मध्यस्थ किसको माना इन्होंने, अग्नि को, और आज भी हम मानते हैं। वरुण इनका जल देवता था। ठीक है, आज भी है, वरुण को जल देवता माना गया है। और जो सोम है ये मानते थे सोम को प्रकृति का देवता। ठीक है, जो प्रकृति के देवता थे वो कौन थे, सोम। ऋग्वैदिक आर्य सोम देवता की पूजा प्रकृति के देवता के रूप में करते थे। ठीक है, अब देखते हैं आर्थिक जीवन। ऋग्वैदिक आर्यों का आर्थिक जीवन कैसा था, यानी वो अपना व्यवसाय चलाने के लिए उनका व्यवसाय किस प्रकार का था और वो क्या क्या करते थे। ठीक है, आर्थिक जीवन में प्रमुख व्यवसाय, ठीक है, जो ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था वो था पशुपालन। ठीक है, इस समय कृषि को प्राथमिकता नहीं दी जाती थी।
उत्तर वैदिक काल में जो वैदिक आर्य थे उनका जो व्यवसाय था वो पशुपालन की जगह कृषि बन जाता है। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन को माना गया, या पशुपालन था इनका प्रमुख व्यवसाय। ठीक है, कृषि को इस समय प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। जो व्यापार था ऋग्वैदिक आर्यों का वो वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा होता था। ठीक है, चरागाहों की खोज के लिए व युद्ध के लिए ये घोड़े का प्रयोग करते थे। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्य घोड़े का जो प्रयोग करते थे वो केवल चरागाह के लिए व युद्ध के लिए करते थे, यानी घोड़े से चरागाहों की तलाश हो सकती है और घोड़े से युद्ध कार्य भी हो जाते हैं। ठीक है, चरागाहों की खोज व युद्ध के लिए घोड़े को पालते थे। ऋग्वैदिक आर्य चरागाहों की खोज के लिए, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए और युद्ध कार्यों में घोड़े का प्रयोग करते थे, इसीलिए वो घोड़े को पालते थे। ऋग्वैदिक आर्य लोहे से अपरिचित थे। जो लोहे की खोज हुई थी वो हुई थी उत्तर वैदिक काल में। जब उत्तर वैदिक काल की शुरुआत होती है उसी समय लोहे से वे परिचित हो जाते हैं, या लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में होती है। ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे से अपरिचित थे। ठीक है, तांबे से परिचित थे लेकिन लोहे से इनका कोई परिचय नहीं था, या ये लोग लोहे के बारे में कुछ नहीं जानते थे, इन्होंने लोहे का प्रयोग नहीं किया था। ठीक है, कृषि का ज्यादा महत्व नहीं था, ये मैंने यहीं पर बता दिया प्रमुख व्यवसाय में कि प्रथम, ठीक है, प्राथमिक जो इनका व्यवसाय था जिसको ये सबसे ज्यादा मान्यता देते वो था पशुपालन। ऋग्वैदिक काल में गौमत किसे कहा जाता था? जो व्यक्ति ज्यादा पशुओं को पालता या जिसके पास ज्यादा पशुधन होता उसे कहते थे क्या? गौमत। इसी के साथ ऋग्वैदिक काल जो है ये हमारा कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन को हम समझेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर कोई गलती हो तो अपना कमेंट दें ताकि आगे से और सुधार हो सके। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ गोरिजाstudy.9 पे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।